एरिस्टोटल, जिसे दुनिया का सबसे महान दार्शनिक माना जाता है, वो एक ऐसी शक्ति से हार गए जिसने साम्राज्यों को बनाया और राजाओं को गद्दी से उतारा। सदियों से आदमियों को ये झूठ सिखाया गया है कि औरतों की इच्छाएं अतार्किक, इरेशनल, अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और उन्हें समझा नहीं जा सकता, जबकि इतिहास के सबसे ताकतवर लोग सिकंदर से लेकर कैसानोवा तक कुछ अनदेखे नियमों पर चलते थे। इस वीडियो के अंत तक आपको वह राज पता चल जाएगा जो हर रिश्ते, बातचीत और शक्ति के समीकरण को बदल देगा। कल्पना कीजिए 350 ईसा पूर्व का एथेंस। एरिस्टोटल, तर्क के जनक, लिसेयम के संगमरमर के गलियारों में घूमते हुए दुनिया को देख रहे थे। उन्होंने जानवरों को वर्गीकृत किया, नैतिकता को परिभाषित किया और पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। लेकिन एक पहेली थी जिसे वह कभी सुलझा नहीं पाए। एक सवाल जो उन्हें मरते दम तक परेशान करता रहा। एक औरत सच में क्या चाहती है? ये सिर्फ एक व्यक्तिगत असफलता नहीं थी, यह दर्शन शास्त्र का मूल पाप था। एक ऐसा खालीपन जिसने सदियों तक पुरुषों को भटकाया, क्योंकि कड़वा सच यही है। एरिस्टोटल, जिसने हर चीज को एक व्यवस्था में ढाला, वह महिलाओं की इच्छाओं को एक व्यवस्था में नहीं ढाल सका। चलिए इतिहास से एक जोरदार झटका देते हैं। पशुओं के इतिहास में एरिस्टोटल ने दावा किया कि महिलाएं बांझ पुरुष है, बेहतर पुरुष स्वरूप का एक अधूरा, ठंडा और दोषपूर्ण संस्करण। ये सिर्फ मिसोजिनी नहीं थी, ये डर था, उस चीज का सामना करने का डर जिसे तर्क नहीं जीत सकता था। अतार्किकता की गहराई में झांकने का डर और ये महसूस करने का डर कि वह भी आपको ही घूर रही है। चलिए 12वीं सदी में चलते हैं। मध्य युगीन फ्रांस में ट्रोबेडोर कवि प्रेम कविताएं लिख रहे थे, दूर से महिलाओं की पूजा कर रहे थे। ये रोमांटिक लगता है, लेकिन ये एक मृत्यु पंथ था। ये पुरुष प्रेमी नहीं, गुलाम थे, और उनकी हताशा ने आधुनिक शूरवीरता को जन्म दिया, एक जहर जो आज भी आपकी रगों में है। अब 19वीं सदी के लंदन में एक सज्जन व्यक्ति की कल्पना करें। वह एक अमीर महिला पर अपनी सारी दौलत लुटा देता है। वह उसे चिट्ठियां लिखता है, उसके नाम पर लड़ाई लड़ता है और सालों तक उसके प्यार का इंतजार करता है। लेकिन वह अपने अमीर प्रतिद्वंद्वी से शादी कर लेती है और वह सज्जन व्यक्ति अकेले मर जाता है। ये प्यार नहीं, मानव बलि थी। और ये आज भी आपके डेटिंग एप्स, आपकी बर्बाद रातों और आपकी खामोश निराशा में हो रहा है। लेकिन अंधेरा यहाँ और गहरा हो जाता है। एरिस्टोटल की असफलता केवल महिलाओं के बारे में नहीं थी, ये सत्ता के बारे में थी। क्योंकि जब आप इच्छा को नहीं समझते तो आप नियंत्रण को भी नहीं समझते। और हजारों सालों से पुरुष एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। सोचिए, पिछली बार जब आपको ठुकराया गया था, क्या ये सच में आपके बारे में था, या सदियों पहले लिखी गई एक अनदेखी कहानी थी? एक कहानी जिसमें आप भिखारी हैं और वह दरबान। वह कहानी उन पुरुषों ने लिखी थी जिनके पास जवाब नहीं थे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक चाबी है, एक चाबी जो असफल दर्शन शास्त्र के मलबे में, भूली हुई किताबों में और इतिहास के खून से सने पन्नों में दबी हुई है। एक चाबी जो महिलाओं की इच्छा को सिर्फ समझाती नहीं, बल्कि उसे एक हथियार बना देती है। हम पुनर्जागरण, रेनेसांस के अंधेरों में और गहराई तक उतरेंगे, जहाँ कलाकारों की एक गुप्त मंडली ने इच्छा के सच को खोजा और उन्हें चुप करा दिया गया। आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने फ्रायड से 500 साल पहले इस कोड को तोड़ दिया था और क्यों उसका ज्ञान इतिहास से मिटा दिया गया। यह वो जगह है जहाँ खेल बदल जाता है। साल 1499, फ्लोरेंस कला, वासना और धर्मद्रोह का एक बारूद का ढेर था। एक अंधेरी वर्कशॉप में स्याही और पसीने से ढका एक व्यक्ति एक चमड़े की नोटबुक में तेजी से कुछ लिख रहा था। उसका नाम पिएत्रो अरेतिनो, एक कवि, एक इतिहासकार और इतिहास में एकमात्र व्यक्ति जिसने इच्छा के बारे में अनकहा सच बोलने की हिम्मत की। उनकी किताब द रजियोन मिंटी इतनी निंदनीय थी
कि चर्च ने इसकी हर प्रति को जलाने का आदेश दे दिया, लेकिन एक बच गई, और उसके पन्नों में वह जवाब है जो एरिस्टोटल को कभी नहीं मिला। अरेतिनो ने सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं लिखा, उसने एक सर्जन की तरह उसका विश्लेषण किया। वह कुछ ऐसा समझ गया जो दार्शनिकों ने छोड़ दिया था। महिलाओं की इच्छा तार्किक नहीं है, ये रासायनिक है, ये बदलती है, ये विरोधाभासी है, ये सब कुछ खा जाती है, और जो पुरुष इसे तर्क से काबू करने की कोशिश करते हैं वे टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ इतिहास में एक मोड़ आता है। अरेतिनो कोई अपराधी नहीं था, वह उस युग के सबसे महान चित्रकार तिशियान, टाइटन का दोस्त था। उसके शब्द राजाओं के दरबार में फुसफुसाए जाते थे, क्योंकि अभिजात वर्ग, एलीट क्लास, वो जानता था जो आम जनता नहीं जानती थी, कि इच्छा ही शक्ति है और शक्ति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कला के इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती। 1515 में ड्यूक ऑफ मैंटुआ ने तिशियान से एक चित्र बनाने को कहा। न कोई संत, न कोई युद्ध का दृश्य, बल्कि अपनी मालकिन का एक नग्न चित्र। क्यों? क्योंकि वह एक आदिम बात जानता था, एक महिला के शरीर की छवि पुरुषों के दिमाग को गुलाम बना सकती है। वह चित्र सिर्फ कला नहीं था, वह एक हथियार था, और ड्यूक ने उसे तलवार की तरह इस्तेमाल किया। 16वीं सदी में आगे बढ़ते हैं। मेडिची परिवार, जो यूरोप के कठपुतली संचालक थे, वे कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को एक नई कहानी गढ़ने के लिए पैसा दे रहे थे। एक कहानी जहां प्यार पीड़ा है, जहां पुरुष अधूरी महिला के लिए खूबसूरती से पीड़ित होते हैं। ये जानी पहचानी लगती है, ये लगनी चाहिए, क्योंकि यह फ्रेंड जोन का जन्म है। एक मनोवैज्ञानिक जेल जो रोमांस के रूप में छिपी हुई है। लेकिन अरेतिनो ने इस झूठ को पहचान लिया। अपनी किताब द रजियोमिंती में वह दरबार की औरतों को खुद बोलने देता है, और वे जो खुलासा करती है वह चौंकाने वाला है। महिलाओं को विनम्रता नहीं चाहिए, उन्हें महारत चाहिए। एक विजेता की क्रूरता नहीं, बल्कि उस पुरुष का अडिग आत्मविश्वास जो खेल को जानता है। अब 18वीं सदी के वेनिस में चलते हैं। कैसानोवा, मशहूर दिलफेंक, सिर्फ संयोग से रईस महिलाओं को लुभा नहीं रहा था, वह अरेतिनो की रणनीति का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपने संस्मरणों में लिखा, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उसे ये विश्वास दिलाया जाए कि उसकी इच्छा की जा रही है, न कि उसे ये समझाया जाए कि आप योग्य हैं। ये हेरफेर नहीं था, ये रणनीति थी, और ये काम करती थी क्योंकि यह आकर्षण के कच्चे यांत्रिकी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन दुखद बात यह है कि चर्च, राज्य, नैतिकतावादी, वे इस ज्ञान को फैलने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे दफना दिया। उन्होंने अरेतिनो को विकृत, कैसानोवा को दुष्ट और इच्छा को ही पाप का लेबल दे दिया, और पुरुषों को 2 विकल्प दिए गए, मूर्ख बनो या अत्याचारी। दोनों ही काम नहीं आए। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। कितनी बार आपको बताया गया है कि अच्छा होना ही काफी है, कि अगर आप बस इंतजार करें, खुद को साबित करें, तो वह आपकी कीमत समझ जाएगी। ये प्यार नहीं है, ये विचारधारा है, और यही कारण है कि आधुनिक पुरुष मिश्रित संकेतों और खामोश अस्वीकृति के जाल में खो गए हैं। लेकिन एक रास्ता है, क्योंकि सच, अछूता सच, अंधेरों में लिखा गया था, और ये आपका इंतजार कर रहा है। अब हम 19वीं सदी के यूरोप के पाताल लोक में उतरेंगे, जहाँ एक वर्जित विज्ञान उभरा, जिसने इच्छा का एक सूक्ष्मदर्शी के नीचे विश्लेषण करने की हिम्मत की। आप उस पागल डॉक्टर से मिलेंगे, जिसने इतने चौंकाने वाले प्रयोग किए कि उन्हें सदियों तक प्रतिबंधित कर दिया गया। ये वो जगह है जहाँ खेल युद्ध बन जाता है, और अगर आप अभी भी पुराने नियमों से खेल रहे हैं, तो आप पहले ही हार चुके हैं। वियना, 1885। एक खून से सने लैब कोट में एक आदमी एक शव के ऊपर खड़ा है, हाथ में स्केलपेल, हवा में फॉर्मुलाडेहाइड और जलती हुई धातु की बदबू है। ये एक सर्जन नहीं है, ये रिचर्ड वॉन क्रॉफ्टबिंग है, पहले व्यक्ति जिन्होंने इच्छा का एक बीमारी की तरह विश्लेषण किया। उनकी किताब साइकोपैथिया सेक्सुअलिस, साइकोपैथिया सेक्सुअलिस डॉक्टरों के लिए थी।
लेकिन इसके बजाय ये इतिहास की सबसे खतरनाक किताब बन गई, क्योंकि इसने ठंडे नैदानिक शब्दों में ये साबित कर दिया कि आपको महिलाओं के बारे में जो कुछ भी सिखाया गया है वह एक झूठ है। क्रॉफ्टबिंग ने केवल सेक्स का अध्ययन नहीं किया, उन्होंने इसे एक हथियार बनाया। उन्होंने कई केस स्टडीज जमा की। हिस्टीरिया से पीड़ित महिलाएं जो वर्दी देखते ही कांपने लगती थीं, विधवाएं जो अपने पति के शव को कब्र से निकालने के लिए कब्र खोदने वालों को पैसे देती थीं, और रईस महिलाएं जो गुप्त रूप से वेश्यालयों में जाती थीं। उनका निष्कर्ष, महिलाओं की इच्छा निष्क्रिय नहीं है, ये जंगली है, और जो पुरुष इसे देखने से इनकार करते हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्रॉफ्टबिंग के बारे में वे ये नहीं बताते। वह अपनी खुद की खोजों से डरे हुए थे। उन्होंने इसे लैटिन में लिखा ताकि ये आम लोगों तक न पहुँचे, क्योंकि अगर महिलाओं को अपनी प्रकृति का एहसास हो जाता और पुरुष ये समझ जाते कि इसे कैसे नियंत्रित करना है, तो सामाजिक व्यवस्था रातों रात ढह जाती। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जाल कितना गहरा है। पेरिस 1878। एक युवा महिला अस्पताल के बिस्तर पर बेकाबू होकर तड़प रही है। डॉक्टर इसे हिस्टीरिया कहते हैं। इलाज, एक डॉक्टर का हाथ जो उसे उत्तेजित होने तक मालिश करता है। लेकिन न्यूरोलॉजी के जनक जीन मार्टिन चारकोट सच जानते थे। ये महिलाएं बीमार नहीं थीं, वे भूखी थीं, संवेदना के लिए, समर्पण के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए जो विक्टोरियन नैतिकता के घुटन भरे पिंजरे को तोड़ दे। चारकोट के लेक्चर पुरुष छात्रों से भरे रहते थे, सीखने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए, क्योंकि एक महिला को पीड़ा में देखना उनके लिए कानूनी रूप से पोर्नोग्राफी जैसा था। और महिलाएं प्रदर्शन करती थी, कुछ ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटक करती थी, अन्य इतने गहरे ट्रांस में चली जाती थी कि वे अपना नाम भूल जाती थी। उन सभी ने एक अनकहे नियम को साबित किया, महिलाओं की इच्छा अराजकता की एक शक्ति है और सभ्यता रसातल के ऊपर सिर्फ एक पतली सी चादर है। क्रॉफ्टबिंग की फाइलों में एक ऐसी कहानी थी कि इसे लगभग मिटा दिया गया था। एक बैरोनेस, अमीर, विवाहित और पवित्र, एक अनपढ़ कसाई के साथ एक अस्तबल में पकड़ी गई थी, प्यार करते हुए नहीं बल्कि उसे मारने की भीख मांगते हुए। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया, जिस पल मैंने उसके हाथ देखे, खुरदुरे और खून के धब्बों से सने, मैं जानती थी कि अगर वह मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। यह कोई अपवाद नहीं था। क्रॉफ्टबिंग ने ऐसे सैकड़ों मामलों को दर्ज किया। ऊंचे दर्जे की महिलाएं अपराधियों, सैनिकों और खतरनाक पुरुषों पर आकर्षित हो रही थी। क्यों? क्योंकि आकर्षण कोई लोकतंत्र नहीं है, ये एक तानाशाही है, और तानाशाह दयालुता नहीं बल्कि शक्ति है। अब 1953 में चलते हैं। अल्फ्रेड किन्से मानव महिला में यौन व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन फीमेल प्रकाशित करते हैं और अमेरिका पागल हो जाता है। डेटा चौंकाने वाला था इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि इसने वही साबित कर दिया जिसकी क्रॉफ्टबिंग ने चेतावनी दी थी। महिलाएं पुरुषों की तरह ही कामुक होती हैं, अक्सर ज्यादा। किन्से की टीम ने हजारों महिलाओं का इंटरव्यू लिया, जिसमें ऐसी गृहिणियां भी थीं जो अजनबियों द्वारा अगवा किए जाने की कल्पना करती थी। निष्कर्ष, कोई मासूम महिला नहीं होती, केवल वे महिलाएं हैं जो अपनी इच्छाओं को मानती है, और वे जो उन्हें तब तक दबाती है जब तक वे बाहर नहीं निकल जाती। तो यह आपको कहाँ छोड़ता है? आपको परियों की कहानियों पर पाला गया था कि सच्चाई का इनाम मिलता है, कि धैर्य रखना अच्छा है, कि अगर आप काफी अच्छे हैं तो वह आपको चुन लेगी। लेकिन इतिहास और विज्ञान इसके विपरीत चिल्लाते हैं। महिलाएं देखभाल करने वालों के प्यार में नहीं पड़ती, वे विजेताओं के प्यार में पड़ती है। इसलिए नहीं कि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि जीव विज्ञान क्रूर है। पिछली बार के बारे में सोचें, जब आपने दयालुता से किसी महिला को जीतने की कोशिश की, कैसा रहा? अब उस लड़के के बारे में सोचें जिसने उसे अनदेखा किया, उसे चिढ़ाया, उसे चुनौती दी, जो पहले चला गया, जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह उसके लिए काफी अच्छी थी। ये हेरफेर नहीं है,
ये वही खेल है जो हमेशा से खेला जाता रहा है। लेकिन दुखद बात यह है कि ज्यादातर पुरुष कभी नियम नहीं सीखते। वे अपना जीवन करियर बनाने में बिताते हैं, रहस्य नहीं। वे ध्यान को आकर्षण समझते हैं, त्याग को प्रलोभन। और फिर वे 40 साल की उम्र में जागते हैं, एक शादी की अंगूठी को घूरते हुए जो एक हथकड़ी जैसी लगती है, ये सोचते हुए कि जुनून कहाँ चला गया। इसका जवाब ये नहीं है कि एक राक्षस बन जाओ, इसका जवाब है कि शहीद बनना बंद करो। क्रॉफ्टबिंग की फाइलें, चारकोट की हिस्टीरिया, किन्से के डेटा, ये सभी एक सच की ओर इशारा करते हैं। इच्छा पर बातचीत नहीं की जा सकती, इस पर हुक्म चलाना पड़ता है। जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अडिग मौजूदगी से, क्रूरता से नहीं, बल्कि अनअपोलोजेटिक मर्दानगी से। जो पुरुष प्यार में कामयाब होते हैं वे नियम नहीं मानते, वे उन्हें फिर से लिखते हैं। अब हम सिद्धांत से आगे 20वीं सदी की गुप्त प्रयोगशालाओं में जाएंगे, जहां एक मनोवैज्ञानिक ने महिलाओं में यौन उत्तेजना के शारीरिक ट्रिगर की खोज की। ये अब दर्शन शास्त्र नहीं है, ये तंत्रिका विज्ञान है, और जो आप जानने वाले हैं वह सब कुछ बदल देगा। बर्लिन 1927। एक महिला एक धातु की मेज पर बंधी हुई है। इलेक्ट्रोड उसके सिर से एक गुनगुनाती मशीन तक जा रहे हैं। उसकी सांस धीमी है, उसकी पुतलियां चौड़ी है। उसके सामने खड़ा वैज्ञानिक उसकी नब्ज नहीं माप रहा है, वह उसके सुख को माप रहा है। ये डॉक्टर मैग्नस हिर्शफेल्ड हैं, पहले व्यक्ति जिन्होंने साबित किया कि महिलाओं में यौन उत्तेजना कविता नहीं है, ये भौतिकी है, और इसका समीकरण किसी के भी अनुमान से कहीं ज्यादा सरल और गहरा है। हिर्शफेल्ड का यौन विज्ञान संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर सेक्सुअल साइंस डरावनी चीजों और खुलासों का घर था। उन्होंने केवल महिलाओं का इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने उन्हें गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, उनकी वजाइनल कॉन्ट्रैक्शंस को मापा, अधीनता, खतरे और यहाँ तक कि हिंसा की कल्पनाओं के दौरान उनके एड्रेनालाइन स्पाइक्स को ट्रैक किया। उनके निष्कर्ष: महिलाओं की इच्छा भावनात्मक नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल है, और जो पुरुष इसे समझते थे उनके पास शक्ति की कुंजी थी। लेकिन नाजियों ने ये सब जला दिया। मई 1933 में हिर्शफेल्ड का जीवन भर का काम आग में जल गया। उनकी रिसर्च, उनकी केस फाइलें, उनके सबूत। इसलिए नहीं कि ये अश्लील था, बल्कि इसलिए कि ये बहुत खतरनाक था। क्योंकि अगर पुरुषों को पता चल जाता कि इच्छा को कितनी आसानी से ट्रिगर किया जा सकता है, फूलों से नहीं, कविताओं से नहीं, बल्कि महिलाओं के दिमाग में पहले से मौजूद प्रभुत्व के संकेतों से, तो सभ्यता की पूरी स्क्रिप्ट ही बिखर जाती। मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या मिटाने की कोशिश की। हिर्शफेल्ड की फाइलों में एक ऐसी केस स्टडी थी कि उनके सहयोगियों ने भी उनसे इसे नष्ट करने की भीख मांगी। चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक महिला कैदी से एक जासूस ने 72 घंटों तक पूछताछ की। जासूस ने क्रूरता और कोमलता को बारी बारी से इस्तेमाल किया। तीसरे दिन तक वो केवल कबूल नहीं कर रही थी, वो उसे चूमने की भीख मांग रही थी। ये प्यार नहीं था, ये लिम्बिक अपहरण था। डर और राहत के इस रोलर कोस्टर ने उसके शरीर में डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, एक रासायनिक कॉकटेल भर दिया था जो हेरोइन से भी ज्यादा नशीला था। और हिर्शफेल्ड ने साबित किया कि ये अनोखा नहीं था। महिलाओं ने लगातार नियंत्रित डर, मौत के मुंह से बाहर निकलने, डरावनी फिल्मों, यहाँ तक कि प्रेमियों के साथ बहस के अनुभवों के बाद बढ़ी हुई उत्तेजना की बात कही। सबक: सुरक्षा महिलाओं को आकर्षित नहीं करती, खतरे से बचने का भ्रम आकर्षित करता है। अब उस हर लड़के के बारे में सोचें जिसने किसी और का क्रश छीन लिया। वो आकर्षक नहीं था, वह दयालु भी नहीं था, लेकिन वो अप्रत्याशित था, और उसकी तंत्रिका तंत्र ने उसे उस रोमांच का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो इतिहास के बारे में आपकी समझ को फिर से लिख देगा। घर में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण टोस्टर या वैक्यूम क्लीनर नहीं था, ये वाइब्रेटर था। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी के डॉक्टर हिस्टीरिया से पीड़ित महिला रोगियों से परेशान थे। इलाज था उत्तेजना तक हाथ से मालिश, लेकिन डॉक्टरों के हाथों में ऐंठन हो रही थी। इसलिए 1883 में
डॉक्टर जोसेफ मॉर्टिमर ग्रानविले ने डॉक्टरों की कलाइयों को बचाने के लिए एक चिकित्सा उपकरण के रूप में पहला इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर पेटेंट कराया। इसके निहितार्थ चौंकाने वाले हैं। 30 से अधिक वर्षों तक चिकित्सा प्रतिष्ठान ने ये स्वीकार करने से पहले कि महिलाओं में सुख होता है, महिला सुख को मशीनीकृत कर दिया। झूठ सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं था, ये नियंत्रण के बारे में था। क्योंकि अगर महिलाओं को एहसास हो जाता कि उनके शरीर पुरुषों के बिना भी काम कर सकते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था ढह जाती। अब अपने टिंडर युग के बारे में सोचें। महिलाओं को सिर्फ मजा लेने के लिए पुरुषों की जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ और गहरे की जरूरत है। भावनात्मक अस्थिरता का रासायनिक अनुभव, पीछा करने का रोमांच, अनिश्चितता की पीड़ा, उस पुरुष का डोपामाइन हिट जो उन्हें छोड़ सकता है। यही कारण है कि अच्छे लड़कों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए नहीं कि महिलाएं क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी पूर्वानुमेयता रासायनिक रूप से उबाऊ है। एक जॉन्स हॉपकिंस अध्ययन में महिला विषयों को ईईजी मशीनों से जोड़ा गया जब उन्होंने 2 कहानियों को पढ़ा। एक दयालु पुरुष आपके लिए फूल लाता है, खाना बनाता है और कहता है कि वह हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगा। एक अजनबी आपको दीवार से लगाता है, फुसफुसाता है, मुझे रोकने की कोशिश करो, फिर एक मुस्कान के साथ आपको छोड़ देता है। परिणाम, पहली कहानी में हल्की गर्माहट महसूस हुई, दूसरी कहानी में डोपामाइन, नॉरपेनेफ्रिन और कोर्टिसोल बढ़ गया। बिल्कुल वही कॉकटेल जो स्काई डाइवर और जुआरियों में पाया जाता है। यह इस बारे में नहीं है कि महिलाओं को बुरे लोग पसंद हैं। यह इस बारे में है कि महिलाओं का दिमाग एस्केलेशन के लिए बनाया गया है। स्थिरता नहीं, निष्पक्षता नहीं, तनाव। अब उस हर बातचीत को फिर से देखें जो आपने एक ऐसी महिला के साथ की जिसका आप में से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। क्या आपने उसे सुरक्षित महसूस कराया? ये एक गलती है। सुरक्षा आकर्षण का अंत है, लक्ष्य नहीं। क्या आपने अपनी भावनाएं पहले स्वीकार की? ये एक आपदा है। आपने उसे अनुमोदन रोकने की शक्ति दे दी, वही नशा जो उसे चाहिए। क्या आपने सोचा था कि वफादारी का इनाम मिलेगा? ये एक भ्रम है। यहाँ रहस्य है जिसे हिर्शफेल्ड प्रकाशित करने की कोशिश में मर गए। महिलाएं पुरुषों के प्यार में नहीं पड़ती, वे भावनाओं के प्यार में पड़ती है। जो पुरुष इसे समझता है वह पीछा नहीं करता, वह लुभाता है। तोहफों से नहीं, तारीफों से नहीं, बल्कि जोखिम के उस अनूठे भ्रम से। वह सीईओ जो 80 घंटे काम करता है, वह उसके पैसों से आकर्षित नहीं होती। उसे इस डर की लत है कि वह उसे छोड़कर अपने मिशन को चुन सकता है। वह संगीतकार जो टेक्स्ट वापस करना भूल जाता है, ये उसकी प्रतिभा नहीं है। ये इस बात की पीड़ा है कि वो नहीं जानती कि क्या वह अभी भी उसके साथ है। वह फाइटर जो खून बहने पर भी मुस्कुराता है, वो हिंसा नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि वह अराजकता में बच सकता है और उसे भी अपने साथ ले जा सकता है। ये हेरफेर नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल जूडो है। आप उसे इच्छा के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप उस आदिम भाषा में बात कर रहे हैं जिसे उसका शरीर समझता है। इस पल से आपके पास एक विकल्प है। एक, या तो विनम्रता और नाराजगी का खेल खेलते रहें, ये सोचते हुए कि सब कुछ सही करने के बाद भी आप खाली क्यों महसूस करते हैं, या इस कच्चे सच को स्वीकार करें कि महिलाओं की इच्छा अनैतिक, अतार्किक और पूरी तरह से अनुमानित है। एक बार जब आप कोड जान लेते हैं, एरिस्टोटल इसलिए असफल हुए क्योंकि उन्होंने वहाँ तर्क की तलाश की जहाँ कुछ नहीं था। क्रॉफ्टबिंग को चुप करा दिया गया क्योंकि वह बहुत करीब आ गए थे। हिर्शफेल्ड को जला दिया गया क्योंकि उन्होंने इसे साबित कर दिया। लेकिन आपके पास आखिरी टुकड़ा है, एक सिद्धांत नहीं, एक हथियार। सवाल ये है, क्या आप इसका उपयोग करेंगे? ये अंत नहीं है, यह आपकी असली शिक्षा का पहला दिन है। ये जाल जुनून के तंत्रिका विज्ञान, भावनात्मक मुद्रण की काली कला, उन संस्कृतियों के गुप्त इतिहास में और गहरा जाता है जिन्होंने इसे महारत हासिल की और इसके साथ साम्राज्यों पर शासन किया। लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो तैयार है। अभी के लिए बाहर जाए, अपने हर अनुभव को नई नजरों से देखें और खुद से एक सवाल पूछें,
क्या मैं एक भिखारी था या एक रणनीतिज्ञ? जवाब आपको बदल देगा। वो बदल देगा।